नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 6। टीएनसी नर्सिंग के इस मॉर्निंग डोजी क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज की ये जो क्लास है, मॉर्निंग डोजी जो क्लास है, हमेशा की तरह हम इसको एमसीक्यू के सारे ही हम कंडक्ट करेंगे। और आज की क्लास में जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो है डिजोक्सिन। और डिजोक्सिन टॉपिक के बारे में मेरा वादा है आपसे कि इस क्लास के बाद में डिजोक्सिन आपकी चुटकियों पे होगी और उसका कंसेप्ट इतने जबरदस्त तरीके से आपको क्लियर होगा आज, तो आपको समझ में आएगा कि डिजोक्सिन है वो ऐसे भी पढ़ाई जा सकती है और इस तरीके से काम करती है डिजोक्सिन। वो चीजें आपको आज समझ में आएंगी। और डिजोक्सिन का सवाल पहले पढ़ लेते हैं। और सवाल भी इतना अद्भुत है, हमारा खुद का बनाया हुआ, टीएनसी नर्सिंग का खुद का बनाया हुआ सवाल है और कंसेप्ट तो उससे भी ज्यादा अद्भुत होगा। तो क्लास को शुरू करते हैं अपन। सवाल अपना देखते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हुए सवाल देखते हैं। और सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, हालांकि ये जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से मेरे को इस तरीके से सवाल को पेश करना पड़ रहा है। सवाल पढ़ेंगे बच्चों। सवाल है डिजोक्सिन से और सवाल ये है, योर पेशेंट हु इज 7 ईयर ओल्ड, कि आपका पेशेंट है 7 साल का पेशेंट है, इज प्रिस्क्राइब्ड टू टेक डिजोक्सिन, कि डिजोक्सिन प्रिस्क्राइब की गई उस पेशेंट को। व्हाट पेशेंट फाइंडिंग रिक्वायर that the nurse hold the dose of digoxin and notify the physician, select all the apply या select all the all। तो सवाल ये है कि 7 साल का पेशेंट है और आपके पास में एडमिट है और पेशेंट को डिजोक्सिन टेबलेट है या डिजोक्सिन जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब की गई है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपके पास में ये फाइंडिंग आपको दी हुई है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर जितनी फाइंडिंग आपको दी गई है उनमें से ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जिसको देख के आप क्या करेंगे, नर्स होल्ड द डोज ऑफ डिजोक्सिन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। यानी कि जाहिर सी बात यह है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो डिजोक्सिन के साथ में अबनॉर्मलिटी कौन सी है, और वो जो ऑप्शन है वो है कि डिजोक्सिन लेवल 1.2 नैनोग्राम पर एमएल, कि अगर ये जो इतना लेवल हो जाए तो डिजोक्सिन को होल्ड कर लेना है। ऑप्शन बी है कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो 82 है तो उसको होल्ड कर लेंगे। ऑप्शन सी है कि हार्ट रेट 65 बीट पर मिनट चल रही तो क्या हम होल्ड कर लेंगे। और ऑप्शन डी है पोटेशियम का जो लेवल है बच्चों, जो कि सार्वभौमिक है, जो आप पढ़ते हैं ये। इसके अलावा भी कौन सी चीजें हैं वो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को एग्रीवेट करती है, वो और हम पढ़ेंगे। तो पोटेशियम 2.8 मिलीक्यूलेंट पर लीटर है तो क्या हम उसको होल्ड करेंगे। ऑप्शन ई अपने पास में क्या मैग्नीशियम का जो लेवल है वो 1.3 mg पर डीएल है तो क्या हम इसको होल्ड करेंगे। और ऑप्शन एफ ये है कि नोजिया और वोमिटिंग जो है इस पेशेंट के साथ में हो रही है तो हम क्या उसको होल्ड करेंगे। हमारे पास में ये 6 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 6 ऑप्शन में से ऐसे कौन से ऑप्शन है, ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जिनको देख के आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर डिजोक्सिन की जो डोज है या डिजोक्सिन को जो है वो होल्ड कर लेंगे। ये आपका सवाल है, उत्तर आपको देना है। उससे पहले कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जवाब आपका होगा। और चलते एक बार डिजोक्सिन की सैर हम कर लेते हैं। और डिजोक्सिन जो है बड़ी दिलकश दवाई है और दिलकश दवाई इसलिए है कि ये दिल के ऊपर काम करती है। और काम करती कैसी है, दिलकश आखिर ये क्यों कहलाई है, इसलिए कहलाई कि ये जो दवाई है बच्चों ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। कौन सा, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। और ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है इस चीज का हम बताएंगे। और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में भी कौन सा, वो जो फेलियर जो, एक बार मैं थोड़ा सा मार्कर को थोड़ा हाई कर लेता हूं। मैंने ये सुना है कुछ बच्चों का ये रिव्यू है कि मार्कर जो है थोड़ा सा मोटा कर लीजिए सर, तो अब मोटा मेरे पास है, मोटा मैंने कर लिया। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में कौन सा बच्चों, ये कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है, ये वो वाला है कौन सा, क्रोनिक कंडीशन वाला। यानी कि क्रोनिक कंडीशन में जो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर आप में होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्या, डिजोक्सिन। तो डिजोक्सिन कहां यूज आएगी आपकी कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में आएगी। सीसीएचएफ मैं कर देता हूं बच्चों, एट्रियल फ्लटर के अंदर ये दवाई काम आएगी, एट्रियल फ्लटर के अंदर काम आएगी। और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ये दवाई काम आएगी, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर काम आएगी। 3 मेजर कंडीशन है जहां पे डिजोक्सिन काम आएगी और इस वजह से ये दिलकश दवाई बन जाती है। और ये जो दिलकश दवाई है अब इसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर क्या भला है, काम करके कैसे देती है, इफेक्ट बना के देती कैसे, आखिरकार इन सारी चीजों को कैसे ये चुटकियों में हल कर देती है, कैसे ये इन सब के लिए दवाई ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। तो अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि
मैं आपको एक नॉर्मल फिजियोलॉजी बताता हूं यहाँ पे, और नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि ये आपकी एक नॉर्मल सेल है, बॉडी में जितने भी सेल होते हैं उन सेल की तरह मैं एक कहानी बता रहा हूं आपको। ये आपकी बॉडी की नॉर्मल सेल है, और यहाँ पे हर सेल की भांति यहाँ पे भी एक सोडियम और पोटेशियम पंप है बच्चों। इसको आप चैनल भी बोल सकते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप है। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसका काम ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कि यहां से सोडियम जो होते हैं बच्चों, इनका सोडियम आउट होते हैं, यानी सोडियम का ई फ्लक्स होता है इस चैनल के द्वारा, ई फ्लक्स होता है। और पोटेशियम जो है वो अंदर की साइड आते हैं, इंट्रासेलुलर ये बन जाते हैं, इन होते हैं, और इस कंडीशन को इनफ्लक्स बोलते हैं। यानी कि पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है और सोडियम का ई फ्लक्स नॉर्मल कंडीशन में होता है। और यहाँ पे इस चैनल के लिए क्योंकि सोडियम अगर बाहर गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि सोडियम सेल के लिए जरूरी नहीं है, सेल को सोडियम की जरूरत होती है। यहाँ पे एक चैनल और होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं सोडियम कैल्शियम चैनल, या इसको ऐसे बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी बोलते हैं। यानी दो चीजें होती हैं, और ये सोडियम कैल्शियम ये जो एक्सचेंजर होता है, या ये जो चैनल है, ये क्या करता है, यहां पे होता है कि ये जो सोडियम जो होता है बच्चों, यहां से जो सोडियम बाहर गया था, ये सोडियम अंदर होता है, इन होता है सोडियम का, इसको बोलते हैं इनफ्लक्स बोलेंगे। और ये जो कैल्शियम जो है, यहां से सेल के अंदर से कैल्शियम को बाहर करने का काम होता है। ये जो कहानी है, ये हर एक नॉर्मल सेल की है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो वेंट्रिकुलर सेल के करेंगे, क्योंकि आखिरकार कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में कहानी जो खत्म होती है वो वेंट्रिकुलर मसल पे जाके खत्म होती है, कि वेंट्रिकुलर मसल जो है अब वो बूढ़ी हो चुकी है, अब उनमें इतनी ताकत रही नहीं है कि जवान दिल को वो धड़का सके। और जवान दिल अगर नहीं धड़केगा तो आप भी नहीं धड़क पाओगे, आपका दिल भी नहीं धड़क पाएगा, आप खुद नहीं धड़क पाओगे। इसलिए डिजॉक्सिन आपके लिए भगवान बन के आती है। और कैसी आती है, देखिए, ये जो है आपका चैनल इस तरीके से काम करता है। अब वेंट्रिकुलर मसल में क्या होता है, डीपोलराइजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है बच्चों, डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि यहां पे आपका ये चैनल यहां पे खुलता है, कैल्शियम यहां से क्या होता है बच्चों, बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम क्या करता है, ये डीपोलराइजेशन की बात है। और ये नॉर्मल कंडीशन की बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे क्या होगा, कैल्शियम बच्चों अंदर की साइड जाएगा, और किसी भी सेल को कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आपका कैल्शियम होता है। तो अब आप बोलोगे कि सर कैल्शियम हमें मिल चुका है और अब हमें कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएंगे और जो दिल जो था अब धड़क उठेगा, तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे कैल्शियम जो अंदर की तरफ जाएगा वहां पे क्या होता है बच्चों, मान लीजिए ये 50 यूनिट यहाँ कैल्शियम की जाती है और हमें यहाँ पे कैल्शियम चाहिए 50,000, तो क्या यहाँ पे फर्क पड़ेगा? तो जब ये डिपोलराइजेशन टाइम पे ये चैनल ओपन होगा, कैल्शियम जो अंदर जाएगा वो सफिशिएंट नहीं होगा इस चीज के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्शन करवा सके। तो क्या होता है यहाँ पे सेल के अंदर बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर हर सेल के अंदर पाई जाती है और इस सेल के अंदर जो स्टोर रहता है, यहाँ पे एक भंडारण रहता है पूरा, और किसका रहता है? कैल्शियम का। और ये जो है ये अमीर चीज है, ये अमीर है। और अमीर कैसे? कि इसके पास ज्यादा अमाउंट में रहता है। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम आता है ये इससे रिक्वेस्ट करता है कि यार तेरे पास तो ऐसे ही पड़ा है, मुझे दे दे। तू किसी को दे नहीं रहा है तो, या तू किसी को दे नहीं रही तो कम से कम मुझे तो दे दे, मेरा तो भला कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कैल्शियम है SER से ये कैल्शियम उधार लिया जाता है और इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो SER है और हमें कितने चाहिए? 50,000 हमें चाहिए थे और इसके पास 50,000 है। यहां से क्या होगा बच्चों, यहां एक रिसेप्टर होता है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ये यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है बच्चों और इस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? राइनोडिन रिसेप्टर होता है। यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर? राइनोडिन रिसेप्टर होता है। और राइनोडिन रिसेप्टर क्या करता है? कैल्शियम को उधार देता है। किसको? वेंट्रिकुलर मसल के अंदर जितनी भी सेल होते हैं उनको क्या करता है? उधार देता है। और ये उधार 50,000 इसको उधार देगा, तो अब कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? अब कॉन्ट्रैक्शन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको उधार देता है 50,000 और अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरा रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं बच्चों सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase।
क्या बोलते हैं, कैल्शियम एटीपेज। और इस रिसेप्टर को बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को बोलते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा छोटा अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें और क्लास का मजा लीजिए आप। और इस रिसेप्टर को बोलते हैं बच्चों सरका रिसेप्टर बोलते हैं, क्या, सरका रिसेप्टर इसको बोलते हैं। और यहाँ पे दो रिसेप्टर की बात है, एक राइनोडिन रिसेप्टर है, आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा सा हेवी डोज हो सकता है, पर मजा आ रहा है तो क्या हेवी डोज, आप भी मजे लीजिए और मैं भी मजे लीजिए, और यहाँ पे हमें मिल रहा है तो हमें लेना है। तो सरका रिसेप्टर यहाँ पे होता है, तो मैंने बताया राइनोडिन रिसेप्टर है वो उधार देता है, और सरका रिसेप्टर का क्या है, वसूली करना होता है, क्या, वसूली। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 50 तो हमारे पास पहले से थे कैल्शियम, और ये जो 50,000 कैल्शियम आयन अपन ने उधार लिए थे, ये 50,000 कैल्शियम आयन वापिस चले जाएंगे, वापिस कहां, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में सरका रिसेप्टर के द्वारा सेल के अंदर चले जाएंगे, SER के अंदर चले जाएंगे। और ये जो 50 जो कैल्शियम थे वो क्या होंगे बच्चों, वो कैल्शियम आपके वापिस सोडियम कैल्शियम एक्सपोर्टर के द्वारा बाहर चले जाएंगे, या एक्सचेंजर के द्वारा बाहर चले जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन के अंदर बच्चों ये आपके अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, एक सेल में एक वेंट्रिकुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, तो इस चीज के लिए 3-4 चीजें हमें चाहिए। तो भला यहाँ पे ये कर रहा है कि तेरे काम करें तो मैं भी कर लेता हूं। तो अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है, बट अब आपको पता कि वेंट्रिकुलर मसल तो बूटी हो चुकी है, वो जवान दिल को धड़का नहीं रही है, और आपकी भी धड़कनें कम हो गई हैं, तो अब आपको कैसे धड़काएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक फेलियर के टाइम पे क्या होता है, एक्चुअली कार्डियक फेलियर में दिक्कत यही तो होती है कि वेंट्रिकुलर मसल जो होती है वो ढंग से काम नहीं कर पाती, वो एफिशिएंटली जो है वो ब्लड का पंप नहीं कर पा रही है, इस वजह से हमें काम नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे हमें क्या होता है, अब ये चीजें नॉर्मल कंडीशन की बात है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, तो ये चीजें यहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगी, ये चीजें यहाँ पे होगी नहीं, कैल्शियम यहाँ पे हमें मिलेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ क्या करते हैं, एक दवाई आती है हमारे पास में, अब मैं थोड़ा सा मार्कर का बढ़ा लेता हूं। अब एक दवाई आती है बच्चों जिसको बोलते हैं डिजोक्सिन, डिजोक्सिन बोलते हैं, और ये जो है वो प्लांट डेराइव्ड ड्रग होती है, प्लांट डेराइव्ड नेचुरल यक्रिंग दवाई है। डिजोक्सिन या डिजिटेलिस एक ही चीज है, प्लांट है, उसी से डेराइव होती है। तो डिजोक्सिन क्या करती है बच्चों, यहाँ पे डिजोक्सिन आखिर कैसे काम करती है, डिजोक्सिन क्या करेगी, यहाँ पे ये जो मैंने कहानी बताई थी आपको, यहाँ पे क्या करती है डिजोक्सिन जो है बच्चों, क्या करेगी डिजोक्सिन, ये करेगी कि ये करती है ब्लॉक करेगी, ब्लॉक करेगी बच्चों किसको, किसको ब्लॉक करेगी, ये ब्लॉक करेगी सोडियम पोटेशियम एटीपीज चैनल को, सोडियम पोटेशियम एटीपी चैनल को ब्लॉक करेगी। और जब ये सोडियम पोटेशियम चैनल है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो आप मेरे को ये बताइए, क्या हमें सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये चैनल को ब्लॉक करती है, हमें अल्टीमेटली इस चैनल की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों पड़ेगी, हमें इसलिए चाहिए था कि सोडियम जो बाहर जा रहा था वो वापस मिल रहा था, हमें इस चैनल की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हमें क्या होगा, इस चैनल की जरूरत जब नहीं पड़ेगी, तो मुझे ये बताया कि डीपोलराइजेशन के टाइम पे जब ये कैल्शियम बाहर जा रहा था, और ये कैल्शियम जब इसको ये बोल रहा था कि यार तू जा तो रहा है तो मुझे भी ले जा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैल्शियम जो अंदर रह रहा है, अब इस चैनल के द्वारा ये बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कि सोडियम पोटेशियम एटीपी जो चैनल था वो ब्लॉक हो चुका है, और उसकी वजह से इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये जो 50 जो कैल्शियम के आयन थे वो यहाँ पे क्या है बच्चों, बाहर नहीं जाएंगे, और बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, एक बार मैं वापस से डायग्राम बना लेता हूं बच्चों इसी चीज का। ये मैंने बताया था आपको, ये आपकी एक सेल है, और यहाँ पे आपका सोडियम और पोटेशियम एटीपीएस था, और यहाँ पे आपका क्या था बच्चों, यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम ट्रांसपोर्टर था आपका, या एक्सचेंजर था, और यहां से डीपोलराइजेशन के टाइम पे या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये जो ओपन हो रहा था यहाँ पे जहां से कैल्शियम आ रहे थे, ये कहानी थी। अब जब हम डिजिटेलिस देंगे या डिजोक्सिन देंगे, ये ब्लॉक हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाएगा। ये आपका SER है यहाँ पे, और ये 50 कैल्शियम जो अंदर थे वो थे जो बाहर से आ रहे थे, और ये 50,000 इसके अंदर स्टोर्ड है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मैंने ये बताया था कि
डिजोक्सिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, क्रोनिक कंडीशन के अंदर है, एक्यूट कंडीशन में है, यानी एक्यूट कंडीशन में काम नहीं करेगी। अगर आप इसको सीधा इंट्राकार्डिक में दे देंगे तो भी आपको इमीडिएटली इफेक्ट बना के देगी नहीं। क्यों नहीं देगी, अब इस चीज को जानिए। मैंने ये बताया था कि 50,000 हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए चाहिए, हमारे पास 50 है ओनली। अब ये ब्लॉक अगर हो गया बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम डिजोक्सिन देंगे तो इन 50 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इन 50 से फर्क नहीं पड़ेगा, पर ईच बीट के साथ में, ईच कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ये जो है वो 50 इसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, 50 इसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। एक बीट और आई, वापिस से इसके अंदर 50 इकट्ठे हो रहे हैं, एक बीट और हुई, 50 इसके अंदर और इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनिशियली 10-15 मिनट या 1 घंटे के लिए हमें काम में ये हमें इफेक्ट देखने को नहीं 10-15 मिनट 20-25 मिनट तक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट ईच कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, फॉर एग्जांपल ये इतने अगर कैल्शियम कैन बढ़ रहे हैं तो एक टाइम ऐसा होगा कि हमें इस वेंट्रिकुलर मसल के अंदर क्या होगा, ये 50,000 की अमाउंट इसके अंदर बढ़ जाएगी। और ये 50,000 की अमाउंट बढ़ेगी कब, 4-5 घंटे जब लग जाएंगे और पेशेंट जब है वो क्रोनिक कंडीशन के अंदर चला जाएगा। उस कंडीशन के अंदर हमारे पास 50,000 कैल्शियम इकट्ठे हो जाएंगे और उस टाइम पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये क्रोनिक कंडीशन होगी। जैसे आपको हार्ट फेल होगा, दे दो, नहीं काम करेगी, इसको चाहिए टाइम, तभी तो ओरल देखिए। तो इसलिए आगे ये चीजों को और डिस्कस करेंगे। तो 50,000 इसके अंदर हो जाएंगे, तो इस तरीके से क्या करवाएगी, ये दवाई कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है। आई होप समझ में आया होगा कि इसको ब्लॉक करके ये किस तरीके से काम आती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसका आइनोट्रोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। अब आगे चलते हैं हम एक बार और आगे हम ये चलते हैं कि डिजोक्सिन के बारे में आपने देखा होगा कि डिजोक्सिन जो है बच्चों, डिजोक्सिन जो है वो कैसे होगी, ये आपकी बच्चों पॉजिटिव आइनोट्रोप है, पॉजिटिव आइनोट्रोप है। ये आपकी नेगेटिव क्रोनोट्रोप है बच्चों, क्रोनोट्रोपिक है, क्रोनोट्रोपिक है। और ये जो दवाई है आपकी क्या है, आपकी नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक है, ड्रोमोट्रोपिक है। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक आइनोट्रोपिक का तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्या करती है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी तो ब्लड वॉल्यूम है वो भी ज्यादा होगी। तो एक चीज मैंने ये बता दी। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, यहाँ पे दूसरी चीज होती है कि डिजोक्सिन जो है वो वेगोमाइमेटिक इफेक्ट आपको बना के देती है, वेगोमाइमेटिक इफेक्ट। और वेगोमाइमेटिक मैंने ये बताया था कि ये जो दवाई है वो आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन का जो टाइम होगा, जब आपके पेशेंट में अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन, या फिर आप में जब पेशेंट में फ्लटर की कंडीशन होगी तब कैसे करती है। देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन के टाइम पे क्या होता है या फ्लटर के टाइम पर क्या होता है, नॉर्मली हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, नॉर्मल हमारे साथ में ये होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो 80 से 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब आप बोलोगे कि सर 60 होता है, तो 60 मान लीजिए, आप अपना मन रख लीजिए, जितना ही मान सकते हैं। अगर हमारे पास में 1 मिनट है, 60 सेकंड है और 100 बार कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये थोड़ा आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, पूरा ऐसे मस्त तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। इसको टाइम मिल रहा है एफिशिएंटली और अच्छी तरीके से ब्लड को भी पंप कर देगा। अब मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पे आपका जो एट्रियम जो है वो 1 मिनट में 100 बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा या 80 बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये एक बार में 300 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 350 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। या इसने मैंने बोल दिया कि मुझे 1 मिनट में 500 बार कॉन्ट्रैक्शन दे दीजिए आप, क्योंकि मुझे 500 कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है। एट्रियम ने वादा कर दिया तो वादा किया तो वादा निभाएगा। और वादा कैसे निभाएगा, 1 मिनट में 400 बार कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा या 450 बार कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन तो इसने करवा दिए, पर क्या ये एफिशिएंट होगा, क्या इसकी वजह से ब्लड आगे जा पाएगा, तो ब्लड को पंप ये नहीं कर पाएगा। पर तो इसलिए क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो हार्ट जो रेट है, हार्ट रेट जो है वो मोर देन 350 या 400 से ज्यादा आपकी हार्ट रेट चल जाती है, और फ्लटर में 350 आपकी हार्ट रेट रहती है। ये आपका एक कट ऑफ है इस चीज का। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो अगर आपका हो रहा है 400 बीट्स पर मिनट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या इससे हमें नुकसान होगा। और क्या आपको क्या लगता है, जब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है तो आपको क्या चाहिए, आप
क्या चाहते हैं कि आपको ब्रेडिकार्डिया चाहिए क्या, तो आपको ब्रेडिकार्डिया करवाने की जरूरत नहीं है वहां पे। आपको तो एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए आपको आइनोट्रोपिक इफेक्ट चाहिए, और आइनोट्रोपिक इफेक्ट के साथ में आपको ब्रेडिकार्डिया फ्री में मिलता है, ऑफर में मिलता है। अब उसके साथ में क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन जब होगा बच्चों, तो उसमें हम देते हैं तो क्या होगा, अब अगर एट्रियम है वो 400 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे हमें क्या नुकसान होगा, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा, आपका ब्लड है वो वेंट्रिकल में जाता है, तो वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेविटी की वजह से आ जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये आपका हार्ट है, ये आपका एट्रियम है, अगर ये फिब्रिलेट कर रहा है तो ये क्या, यहाँ पे अच्छे से ब्लड को पुश नहीं कर पाएगा, तो पुश नहीं कर पाएगा तो ओके है, मतलब ठीक है, काम चला सकते हैं, पेशेंट मरेगा नहीं। यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेविटी की वजह से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाएगा, तो ये ठीक है। हमें दिक्कत क्या होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में, हम डिजोक्सिन क्यों देते हैं, हमें दिक्कत ये होती है कि एट्रियम फिब्रिलेशन कर रहा है वो ओके है, पर ये एट्रियल फिब्रिलेशन जो है, ये जो एसए नोड से जो इंपल्स हो रही है, ऐसे नोड से जो इंपल्स आ रहे हैं वो हमें एवी नोड में ले जाए और एवी नोड से वेंट्रिकल्स के अंदर ना जाए। अगर एट्रियम फिब्रिलेट कर रहा है तब तक हम काम चला लेते हैं, अगर ये जो इंपल्स जो है, ये इंपल्स ऐसे से एवी नोड में चली गई तो वहां पे क्या होगा, अगर वेंट्रिकल जो वो फिब्रिलेट करने चला जाएगा तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। अगर घर का मुखिया है वो ही अगर गड़बड़ करने लग जाएगा तो कैसे काम चलेगा, तो मुखिया तक हमें ये न्यूज नहीं पहुंचने देनी है, मुखिया तक फिब्रिलेशन नहीं होने देना, इसलिए हम एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन के टाइम पे डिजोक्सिन देते हैं। कि डिजोक्सिन क्या करेगी, डिजोक्सिन अपना नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट दिखाएगी, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट दिखाएगी, और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी का मतलब यह है कि ये जो कंडक्शन सिस्टम की जो वेलोसिटी है इसको कम करती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। तो इस प्रकार से एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ये दवाई हमारे काम आती है, और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर दवाई काम आएगी तो हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटम वहां पे एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटरिंग कंडीशन वो ट्रीट हो जाएगी। इसलिए इस तरीके से ये क्या करती है, आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटरिंग के अंदर काम आती है। अब आगे क्या होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट का आपको पता चल गया कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़वाती है तो अपने आप रेट कम होगी। आप मुझे बताइए कि कोई चीज आप ज्यादा ताकत से अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी रेट तो कम हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा ना इसमें। अगर आप ज्यादा ताकत से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा मतलब कम होगी बीट। इसी वजह से ये क्या करती है आपको बच्चों, ये दवाई आपको ब्रेडिकार्डिया कोज करवाती है, ब्रेडिकार्डिया कोज करवाती है। इसीलिए नर्सिंग कंसिडरेशन ये होता है कि जब भी हम डिजोक्सिन देते हैं उससे पहले पूरे 1 मिनट के लिए अपाइकल पल्स को 1 मिनट तक आपको चेक करना है, और अपाइकल पल्स की कट ऑफ आपको क्या रखनी है, आपको अपाइकल पल्स की कट ऑफ ये रखनी है। अगर अडल्ट की बात करोगे तो वो आपकी अगर 60 बीट से कम है तो आप होल्ड कर लेना। चिल्ड्रंस की अगर बात करेंगे बच्चों तो अगर 70 बीट से कम है तो आपको वहां पे होल्ड कर लेना, नहीं देना। नियोनेट्स या इन्फेंट की बात करेंगे तो 90 बीट से अगर कम हो रखा है तो आपको वहां पे क्या करना है, होल्ड कर लेना है। तो ये आपके पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक का मतलब ये कि ब्रेडिकार्डिया कोज करता है, और ड्रोमोट्रोपिक का मतलब ये हो गया कि कंडक्शन सिस्टम को डिक्रीज करता है। तो ये तीनों चीजों की कहानी ये थी। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, मैं भी अपने गले को थोड़ा हाइड्रेट कर लेता हूं बच्चों। ये आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात चल रही थी। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किस चीज की, मैकेनिज्म, या इसको बोल सकते हैं आप फार्माकोडायनेमिक की बात हुई थी, फार्माकोकाइनेटिक की बात करें बच्चों, फार्माकोकाइनेटिक की अगर बात करें तो ये जो दवाई है बच्चों, देखिए हो सकता है कि मैं ये जो आपको क्लास आपको दे रहा हूं कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, आप कहीं दूसरी जगह पर आपको कुछ नई चीजें मिल सकती हैं, हो सकता है मेरी क्लास में आपको नई चीजें देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, मैं मेरी तरफ से पूरी अच्छी जो है कंटेंट देने की, डिलीवरी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है बच्चों, यहां पे ये होगा कि ये जो दवाई है डिजोक्सिन जो है बच्चों, वो क्या होती है आपकी वेल अब्जॉर्ब होती है, वेल अब्जॉर्ब ओरली वेल अब्जॉर्ब होती है बच्चों।
वेल अब्जॉर्ब ओरली होती है। और यहां पे क्या होगा, ओरली में कैसे होगी, वेल अब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि बायो अवेलेबिलिटी जो है इसकी, बायो अवेलेबिलिटी जो है बच्चों इसकी वो क्या होती है, इसकी अच्छी होती है, अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होती है। इसलिए ये जो दवाई होती है, अगर आप इस दवाई को ओरल फॉर्म में देंगे, अगर ओरल टेबलेट फॉर्म में देते हैं, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है बच्चों, वो 50 to 70% बायो अवेलेबिलिटी होती है। देखिए कितना अच्छा बायो अवेलेबिलिटी है, इतनी किसी की नहीं मिलती है। बहुत कम दवाई होती है ओरल अब्जॉर्ब वाली जिनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अगर टेबलेट फॉर्म में देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी 50 से 70% होती है। अगर आपको इसको कैप्सूल देंगे, कैप्सूल कंटेनिंग डिजोक्सिन, अगर आप पेशेंट को ऐसा कैप्सूल आप डिजोक्सिन कैप्सूल के फॉर्म में देंगे, तो वहां पे जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो आपकी 90% तक बायो अवेलेबिलिटी होती है। और पेरेंट्रल रूट से अगर आप देंगे, इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे, तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होती है। इसको तो बताने की जरूरत नहीं होती है। डिजोक्सिन जो होती है वो क्या होगी बच्चों, डिजोक्सिन जो है वो क्या होगी, डिजोक्सिन जो है वो क्या होती है बच्चों, ये आपकी अब्जॉर्ब होगी, आपकी कहां पे अब्जॉर्ब होती है, आपकी प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो कौन सा होता है बच्चों, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर अच्छी तरीके से क्या होती है, अब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है। अब अगर आप आगे बात करें, तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें, अब अगर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं कि टॉक्सिसिटी आखिर कैसे हो जाती है इसकी, और टॉक्सिसिटी कैसे होती है बच्चों, टॉक्सिसिटी 3-4 कंडीशन में ज्यादा आपको देखने मिलेगी। वो कौन सी, अगर कोई पेशेंट है वो हाइपोकैलेमिया उस पेशेंट को हो रखा है, तो वहां पे क्या होगी, हाइपोकैलेमिया के टाइम पे आपको टॉक्सिसिटी इसकी देखने को मिलेगी। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में आपको देखने मिलेगी। हाइपोमैग्नीसीमिया के अंदर आपको डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। हाइपोमैग्नेसीमिया की कंडीशन में आपको देखने मिलेगी। हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है बच्चों। और इसके अलावा एसिडोसिस की कंडीशन में, एसिडोसिस की कंडीशन अगर होती है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलती है। ये 4 कंडीशन आप रट लीजिए, चारों कंडीशन में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल करवाई और हाइपोकैलेमिया मिला आपको तो डिजोक्सिन आप रोक लेंगे। अगर आपको ये चीजें भी देखने को मिलती हैं, अगर कैल्शियम आपको 10 या 11 पॉइंट से ज्यादा मिलता है तो रोक लेना है, और मैग्नीशियम भी अगर आपको 1.5 पॉइंट से ज्यादा मिलता है तो रोक लेना है। तो ये कंडीशन आपकी होती है यहाँ पे। अब अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, ये टॉक्सिसिटी होने से पहले कि ये चीजें डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी करवाती हैं, जब डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, देखिए हाइपोकैलेमिया कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, यहां पे लिखता हूं हाइपोकैलेमिया कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। ये एक बार कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपके लिए देखने की जरूरत है। हाइपोकैलेमिया कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज हाइपरकैलेमिया। ये चीज देख लेना आप कंफ्यूज मत होना। जब भी आपका सवाल है, कभी भी नॉर्मशीट 2022 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, तो यहां पे क्या होता है, देखिए हाइपोकैलेमिया अगर हुआ तो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी कोज करवाएगा। एक बार डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी अगर हो गई तो वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका हाइपरकैलेमिया वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये चीज होगी। अब जैसे ही डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, सबसे पहले आपको देखिए मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट साइन जो होगा, मोस्ट कॉमन ओ या फिर इसको अर्लीस्ट भी बोल सकते हैं, तो वो कौन सा होता है बच्चों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं। नोजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया, ये इसका फर्स्ट बोल सकते हो। एमसीक्यू पॉइंट है, यहां से एमसीक्यू यहां से बन सकता है। इसको आप फर्स्ट बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं और अर्लीस्ट बोलते हैं। सारी चीजें कॉमन है, एक ही, हालांकि मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट में अंतर है, पर दोनों चीजें यही होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको विजुअल डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। येलो ग्रीन आपको डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, जेंथोप्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंथोप्सिया भी इसी को, जेंथोप्सिया इसी को बोलते हैं। ये चीज आपको देखने को मिले। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ये जो दवाई है, इसके साथ में ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है। ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो ब्रेडिकार्डिया जो है वो मैंने बता दिया, 90 बीट इन्फेंट्स में होती है, 70 बीट चिल्ड्रंस में याद रखना है, और 60 जो है आपको किसके अंदर याद रखना, आपको
अडल्ट के अंदर 60 याद रखना है। तो ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे कोज हो सकता है। और ये जो है यहाँ पे हेलोस होता है, यहाँ पे ये जो विजुअल डिस्टर्बेंस आपकी बात चल रही है कौन सा होता है बच्चों, हेलोस होता है। इसके अलावा डिजोक्सिन की वजह से जो है, डिजोक्सिन की वजह से आपको पेशेंट के अंदर गायनिकोमस्टिया आपको देखने को मिल सकता है। गायनिकोमस्टिया देखने को, वो डिस्को वाली ड्रग थी ना, डिस्को वाली, जिसमें आपका ड्रग में जिसमें आपको गायनिकोमस्टिया देखने को मिलता है, उसी में गायनिकोमस्टिया डिजोक्सिन के साथ भी आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पे चीजें थी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ईसीजी में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको पता कि डीपोलराइजेशन को जब ये इफेक्ट करेगी, यहाँ पे जब ब्रेडिकार्डिया जब होगा तो वहां पे बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, एमसीक्यू आ सकता है, रिवर्स चेक साइन, रिवर्स चेक साइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रिवर्स चेक साइन या हॉकी स्टिक जैसे साइन देखने को मिलता है। और ये किसकी वजह से देखने को मिलता है आपका, ये आपका एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जब आपका होगा बच्चों, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जब होगा उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। तो ईसीजी की अगर बात करें तो डिजोक्सिन की वजह से एसटी सेगमेंट आपको डिप्रेस मिलेगा। और दूसरा जो देखने को मिलेगा, दूसरी कंडीशन आपको बच्चों क्यूटी इंटरवल जो है, क्यूटी इंटरवल है वो आपको डिक्रीज मिलेगा। और वो किसकी वजह से होता है, कंडक्शन सिस्टम डिले होने की वजह से, उसका इंटरप्शन होने की वजह से, ब्रेडिकार्डिया होने की वजह से ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज आपने देख लिया। अब इसके अलावा देखिए एक चीज और होती है, आपको नर्सिंग कंडीशन में यह ध्यान रखना है कि लेब वैल्यू जो है वो नॉर्मल जो लेवल है इसका 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर एमएल होना चाहिए। अब अगर ये जो है वो 2.0 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, टॉक्सिसिटी हो रही है। और इस टॉक्सिसिटी की वजह से यहाँ पे आपको टिनिटस भी देखने को मिलता है, किसके अंदर, आपकी डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी या डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी वाले पेशेंट के साथ में। अब ये जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो यहाँ पे एज ए एंटीडोट हम क्या देते हैं, एंटीडोट कौन सा होता है बच्चों, एंटीडोट इसका होता है डिजीबाइन, डिजीबाइन बोलते हैं, कई लोग डिजीबाइंड बोलते हैं। तो डिजीबाइन इसका क्या होता है बच्चों, इसका एंटीडोट होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, जब हम डिजोक्सिन किसी पेशेंट को दे ही रहे हैं, डिजोक्सिन अगर हम उसको पकड़ा ही रहे हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आप याद रखेंगे, अगर कोई पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको हमें नहीं देना है। अगर ये जो पेशेंट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है, उसको हमें नहीं देना है। ये जो पेशेंट है वो अगर हाइपोकेलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, एसिडोसिस वाला पेशेंट है, वहां पे हमें नहीं देना है। इसके अलावा बच्चों क्या होगा, डिजोक्सिन जो है आपको एक जगह और नहीं देनी है, और वो कौन सी, आपकी ब्रेडिकार्डिया अगर पेशेंट के अंदर हो रहा है तो वहां पे इस दवाई को हमें क्या कर देना है, विदहोल्ड हमें वहां पे कर देना है। ये इसके क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से इस दवाई के यहाँ पे होते हैं। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात थी। अब अगर हम सवाल की बात करेंगे, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखिए, इस कंडीशन में आपको डिजोक्सिन का यूज करना नहीं है। अब हम अगर एक बार सवाल की तरफ चले, डिजोक्सिन के बारे में हमने काफी चीजें देखी है। अब अगर हम सवाल की तरफ देखें, सवाल हमें चलते हैं बच्चों, और सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल में ये हमारा सवाल था, एक बार इस सवाल को मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए। और सवाल अब पढ़ेंगे तो आप ना, अब इस कंडीशन में जो लेने देने की जो बात हो रही थी, आपने इतनी देर जो लिया और दिया है, अब वो आप आंख बंद करके भी इस सवाल का हल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने डिजोक्सिन का जो इस्तेमाल है वो बड़े ध्यान से किया है, आपके हाथ में डिजोक्सिन आई है। तो अब क्या होगा कि 7 ईयर ओल्ड पेशेंट है, एज आपको ध्यान रखनी है। 7 ईयर ओल्ड का मतलब है चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन का मतलब ये है कि अगर ब्रेडिकार्डिया की बात आई तो चिल्ड्रन में अगर 70 से कम हार्ट बीट है तो हमें वहां पे विदहोल्ड कर देना है, उस कंडीशन में हमें नहीं देना है। तो 7 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रिस्क्राइब टू टेक डिजोक्सिन, डिजोक्सिन ले रहा है। व्हाट पेशेंट फाइंडिंग रिक्वायर दैट नर्स होल्ड द डोज ऑफ डिजोक्सिन एंड नोटिफाई द पेशेंट, सेलेक्ट ऑल द अबव। तो कौन सी कंडीशन में हमें डिजोक्सिन जो है उसको होल्ड कर लेना है। ब्लड डिजोक्सिन लेवल जो है वो 1.2 नैनोग्राम पर एमएल है, तो हमें क्या रोक देना चाहिए, नहीं रोकना है, क्योंकि ये जो है इसका नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल है, यहाँ पे हमें रोकने की जरूरत नहीं है। ब्लड ग्लूकोज लेवल 82 mg पर DL है, तो क्या हमें रोक देना चाहिए, ये एकदम नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे भी हमें रोकना नहीं है।
हार्ट रेट जो है वो 65 बीट पर मिनट है इस बच्चे की, तो क्या हमें रोक देना चाहिए? तो बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कट ऑफ है, हमारा कट ऑफ 70 है और पेशेंट के अंदर 65 मिला है। तो राइट आंसर की श्रेणी में नमस्कार कर लीजिए, सवाल को हाथ जोड़ लीजिए और पहला जो उत्तर हमारे सामने निकल के आ चुका है, ऑप्शन सी बन चुका है राइट आंसर। अगला चलते हैं, पोटेशियम का जो लेवल है वो 2.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो क्या यह हाइपोकैलेमिया कंडीशन है? तो बिल्कुल है। यहां पे आप डी को भी राइट कर लीजिए, जय हो। इसके बाद में हाइपोमैग्नीशियमिया की कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखने मिली, मैग्नीशियम 1.3 mg पर DL मतलब कम है, तो क्या यहाँ पे ये भी राइट आंसर होगा? ऑप्शन है वो राइट आंसर ई होगा। एफ जो है वो नोजिया और वोमिटिंग है, तो क्या यहाँ पे विदहोल्ड कर लेनी है? तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस कंडीशन में, नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन में आपको विदहोल्ड नहीं करनी होती है। क्यों नहीं करनी होती है? ये इसलिए नहीं करनी होती है क्योंकि नोजिया और वोमिटिंग है वो नॉर्मल साइड इफेक्ट है बच्चों, एडवर्स इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी दवाई का ऐसा इफेक्ट जो नॉर्मल डोज के अंदर आएगा, थेराप्यूटिक डोज के अंदर आता है और हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल अनवांटेड इफेक्ट होते हैं, हम नहीं चाहते साइड इफेक्ट आए फिर भी आते हैं, और अनअवॉइडेबल होते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते और थेराप्यूटिक डोज के ऊपर ही आते हैं। और एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? अनवांटेड होते हैं, अनवांटेड दोनों होते हैं, पर ये क्या होते हैं? अवॉइडेबल होते हैं। एडवर्स इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, दवाई के डोज कम कर देंगे, एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएगा। और ये जो दवाई है, साइड इफेक्ट का मतलब समझ गए होंगे आप, तो साइड इफेक्ट होता है नॉर्मल नोजिया वोमिटिंग, तो इसको हमें हटा नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर नोजिया वोमिटिंग होगा तो हमें क्या करना बच्चों? दवाई को विदहोल्ड नहीं करना, पेशेंट को एंटीएमेटिक दवाई पकड़ानी है। ऐसा नहीं है कि जाके वहां भी बोल दो कि बंद कर दीजिए दवाई, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बच्चों वो CDE होगा, यानी कि ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में रोक देना, विदहोल्ड करना, हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया तीनों चीजों के अंदर हमें ये पकड़ा देना है। पेशेंट को बोल देना कि अब पकड़ लीजिए, अब आपके लेने की बारी नहीं है, अब लेना नहीं, आपको पकड़ लीजिए, आपने ज्यादा ले लिया है, और इस कंडीशन में विदहोल्ड कर देंगे। ये कहानी थी डिजॉक्सिन की, जो मैंने आपको सुनाई है, मैंने आपको बताई है, और आप देख रहे हैं टेंसी नर्सिंग चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।